बहुत एंड तक जाने से पहले मैं आपको इन चारों पर्सनालिटीज का बेसिक थॉट दे देता हूं। बेसिक थॉट इसलिए क्योंकि आपको टाइम के साथ साथ ऐसा महसूस हो सकता है कि ये तो चारों के चारों एक इंसान में मौजूद होते हैं, इसीलिए बेसिक थॉट का पता होना बहुत जरूरी है। एफिशिएंट पर्सनालिटी की जिंदगी का मकसद टारगेट्स होते हैं, टारगेट ओरिएंटेड बंदा होता है ये। आप ये कहते होगे कि नहीं नहीं, किसी ने अपनी जिंदगी का टारगेट बना लिया वो तो अचीव ही कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ यही लोग हैं जो अपनी जिंदगी का टारगेट बनाने के बाद कभी भी नहीं भटकते, जो कभी उनको डाइवर्ट नहीं कर सकता। अगर बंदे ने सोच लिया ना कि आइसक्रीम खानी है रात को 11 बजे, तो आइसक्रीम खानी है। मम्मी कह रही है बेटा दुकान बंद हो गई तो परले चौक पे मिल जाएगा, बेटा वहां पे भी नहीं मिलेगा, अगले पे मिल जाएगा, ढूंढ के लाओ, चाहे खिलौना चाहिए तो रात को ही चाहिए। पापा ने डांट पीट धमका के रात को सुला दिया ना, तो सुबह उठते ही पहले दूध के साथ होएगा आइसक्रीम खानी है, वही शब्द होगा जो रात का आखिरी शब्द होगा। ये वो लोग हैं जो अपने टारगेट को कभी नहीं भूलते हैं, इनकी जिंदगी चलती ही टारगेट ओरिएंटेड है। तो ये बेसिक थॉट है इनका, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। आइडियलिस्ट लोग जो हैं ये आमतौर पे रैशनल कैलकुलेशंस करते हैं। कहां पे ऐसी सिचुएशन आती है कि तुम्हें भी नुकसान ना हो मुझे भी नुकसान ना हो, अगर इस बात से सामने वाले को बुरा लगता है तो हम चुप हो जाते हैं, यहां पे मेरा भी फायदा है और तुम्हारा भी, ये उस तरफ को कोशिश करते हैं। ठीक है, ये उनका बेसिक थॉट होता है। उसके बाद ये एफ स्टैंड्स फॉर फ्लैशी। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि नाम होना चाहिए, चाहे बदनाम होके ही हो क्यों ना हो। दे ऑलवेज ट्राई टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमने नाम कमाना है, इनको पैसे जीत हार से फर्क नहीं पड़ता, इनका टारगेट है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, चर्चा का विषय बनना, कि हमारी बात होनी चाहिए। और चौथी टाइप की कैटेगरी आती है लिसनर। ये वो लोग होते हैं जो टोटली इमोशनल बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। इनका सेंटर में इमोशन होता है कि मेरे मम्मी को बुरा तो नहीं लग गया, मेरे हस्बैंड को तो नहीं बुरा लगेगा, मेरे बच्चे तो नहीं इसमें फील कर जाएंगे, इनको कैसा महसूस होगा, यार मैं उसको नहीं, मेरा मन नहीं करता उससे बात करने को, पर सीधा सीधा नहीं बोल सकता मैं उसको ना, उसको बुरा लग जाएगा काइंड ऑफ। एक ऐसा भी है इसमें जिसको बुरा लगे तो बुरा लगे, भाड़ में जाए, अपने को ये चाहिए तो चाहिए। एक ऐसा भी है जो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी को खराब कर सकता हूं पर अपने पापा की बात नहीं टाल सकता। मैंने उनका मन था मैं आईएएस की तैयारी करूं, तो वो ये आईएएस की तैयारी करने लग जाता है, 3 साल दिमाग खराब करके आखिर में पंखे पे टंग जाता है, क्योंकि मैं अपने बाप की एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया, सिर्फ इसलिए। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक थॉट दिया। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसको आएगा, अभी आगे आएगा, अभी इसमें टोटली आएगा। एफिशिएंट पर्सनालिटी करीब करीब 8 से 10% पॉपुलेशन है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर 8 से 10% पॉपुलेशन है, इसको 7 से 10 भी कह सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन कि उस दौर वहां पे आसपास कितने हैं। आइडियलिस्ट भी करीब करीब 8 से 10% ही लोग होते हैं। फ्लैशी की जो परसेंटेज है वो 1 से 2% होती है, ये बहुत रेयर बच्चे होते हैं। और जो लिसनर्स हैं, बाकी कितना बच गया, 17 यानी 83, 10 2 12 और 10 22 यानी 78 to 83 यानी 80 to 85% के करीब लिसनर्स होते हैं। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन लिसनर की है। ठीक है, जैसे हम मैक्सिमम पॉपुलेशन से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको क्लास में मैक्सिमम बच्चे इस कैटेगरी में मिलेंगे, इसलिए हम सबसे पहले लिसनर से शुरू कर लेते हैं। तो आपको पता लग जाएगा अपनी क्लास में कि वो कौन से बच्चे हैं, उनका क्या ओरिजिनल बिहेवियर है और आपको उनको किधर लेकर जाना है, एंड द टारगेट अब किधर है। आई थिंक यू हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स। मैं क्या चाहता हूं, अभी हम इनको एक एक करके समझना शुरू करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा सब कुछ। तो इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, आई जस्ट विश कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूं 5 मिनट का। लिख लीजिए।
एवरीबॉडी शुड ये 5 मिनट के टाइम में क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि जब तक माइंड में क्वेश्चन रहेगा जो वो बताएंगे आपको समझ में कि क्वेश्चन माइंड में घूम रहा होगा तो ये आपको माइंड में जाएगा नहीं। एक क्वेश्चन जो मैम मेरा सेम था कि हर कोई आता है और हमें एक पॉइंट बोल के जाता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ, लेकिन सर हमें कोई एक स्कोप नहीं दिया जाता कि ऊपर हमें अचीव क्या करना है। बेसिकली प्रॉब्लम हम वहीं करते हैं। नहीं, अचीव करने से पहले आपको समझना है, पहले आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि आप बच्चे किस टाइप के होते हैं। जैसे ये बता रहे हैं, पहले तो पर्सनालिटी, पहले के सारे क्या क्या टैलेंट है उसको समझेंगे तभी आप करेंगे। क्वेश्चन तो आपके माइंड में बहुत आएंगे, क्वेश्चंस को लिख लीजिए और इसको जो है ये समझ लीजिए, क्योंकि इससे काफी आपके आंसर अपने आप मिल जाएंगे। जब आपको पता चलेगा ये पर्सनालिटी है, आपका क्वेश्चन चल रहा है, वो क्वेश्चन इस पे आंसर निकलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है उसमें आंसर होगा। इसमें हम कैटेगराइज कर रहे हैं। जब आपको पता चलेगी आपको ये बिहेवियर क्यों कर रहा है बच्चा, जब आपको पता होगा कि ये पर्सनालिटी आप उसको उस तरह से उस तरह से उससे वर्क करोगे। आपको पता बच्चों को अटेंशन चाहिए, अब वो अटेंशन के लिए आपकी काफी डिस्टर्बेंस कर रहा है, आपको पता है कि ये बच्चा डिस्टर्बेंस वाला है, तो इसको इस तरह से आप हैंडल करेंगे। दूसरों को मानो इंटरपर्सनल, ये इसकी दूसरी है, ये आर्टिस्टिक है, तो ये वो करेगा जो सही है। एक ऐसा का जो मैं कहूंगी वही करेगा। तो आपको जब ये पता चल जाएगा कि बच्चे की क्या पर्सनैलिटी है, कौन सी उसकी स्टाइल है, तो आप क्लास में मैनेज करना इजी हो जाएगा। और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जब तक माइंड में रहेंगे, मेरे साथ भी होता है, क्वेश्चन मेरे माइंड में है तो कोई मुझे बोल रहा है मैं सुनता ही नहीं, उसकी मेरे माइंड में क्वेश्चन ही घूमते रहता है। तो आप लोग अपने क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। बुला लीजिए। इम्प्लीकेशन मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इनको आप प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व करोगे, यानी कि उस बच्चे की उन एक्टिविटीज को ही देख करके आपको पता चल जाए कि ये इस कैटेगरी का बच्चा है, और उस कैटेगरी के बच्चे को आपने कैसे हैंडल करना है, ये हम फिर एंड ऑफ दिस पर्सनालिटी बात करेंगे, जब ये पर्सनालिटी को हम एक बार समझ लेंगे। तो इसमें मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। पीपल ओरिएंटेड होता है
की पॉइंट लिखे हुए मैंने खाली, लॉयल है, फ्रेंडली एंड हार्ड वर्किंग है, ग्रेट टीम प्लेयर है, अवॉइड करता है 4 चीजों को, एक चेंजेस को अवॉइड करेगा, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करेगा, रिस्क टेकिंग अवॉइड करेगा और असर्टिवनेस अवॉइड करेगा। क्योंकि लोग इसको रिस्क टेकिंग मान लेते हैं, रिस्क टेकिंग नहीं होता, रिस्क टेकिंग को अवॉइड करता है ये। ठीक है, तो इसका बेसिक फंडा क्या होगा वो मैं अभी बताऊंगा कि उसको आप डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेगा। इसकी कुछ स्ट्रेंथ है इस बच्चे की, वो है ये बहुत सपोर्टिव है, रिस्पेक्टफुल है, डिपेंडेबल है, अग्रीएबल है और विलिंग है। समझ में आ जाएगा आपको, मतलब वर्ड्स पे स्टिक होने की जरूरत नहीं है आपको। ये तो मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि जब लाइफ के एग्जांपल लूंगा तो मैं एक एक वर्ड से कनेक्टेड चीजों को ले लूंगा, तो आपको समझ थोड़ा इजीली आ जाएगा। सो डोंट गेट स्टिक टू द वर्ड, वो बात समझनी है हमने एक्चुअली। कुछ इसकी वल्नरेबिलिटीज हैं, कुछ कमियां हैं कि एक तो असर्टिवनेस अवॉइड करता है, दूसरा इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है, और तीसरा लेड बैक की एक प्रॉब्लम है। तो उनको हम एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं कि लेड बैक का मतलब क्या है और इसको हम कैसे समझते हैं। अभी आ जाएंगे। ये आपको खुद के ऊपर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। जितनी भी बातें होंगी, जो भी मैं बात कर रहा हूं, अगर आप खुद उस कैटेगरी में आते हैं ना, तो आप 1 मिनट से पहले डिनाई कर जाएंगे, नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। इसलिए खुद को नहीं सोचना, आप अपने बच्चे को लेके सोच सकते हो, क्लास में कोई बच्चे हैं उनको देख के सोच सकते हो, पड़ोस में भतीजा है, भांजा है, भाई है, पापा है, मम्मी है, आपको एकदम याद आ जाएगा, ओ ये डायलॉग तो इसका है, ये डायलॉग इसका है, ये बात ये करता है, ये बात ये कर, सब कुछ एकदम क्लियर दिखेगा। तो खुद पे नहीं करना इसको इम्प्लीमेंट, बस खुद पे हमेशा गलत आएगा इसके रिजल्ट्स। थर्ड पर्सन को ही देखना है। उसके लिए दूसरी एक और बात होती है, एंड ऑफ दी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक बात और समझ में आएगी। जैसे अभी तक आपको क्या लगता है कि जो आप सोच रहे हो वो आप सोच रहे हो, अभी तक ये लग रहा है, लेकिन जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपको पता लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूं वो तो मैं सोच ही नहीं रहा, मैं तो किसी और की ही सोच को अपने ऊपर लाद के फिर रहा हूं। बेसिकली हमें जो सिखाया गया ना, जो हमें संस्कारों के नाम पे या अच्छे बच्चे गुड बॉय के नाम पे जो पैरामीटर्स में बताया गया, हमने वैसे सोचना शुरू कर दिया बेसिकली। तो हम वैसे ना होते हुए भी हमें वैसा बिहेव करना पड़ रहा है। तो वो जो सवाल हैं और वो जो बातें हैं, वो ऐसा हो सकता है कि आपकी थॉट प्रोसेस बाहर से ही आई हो, कहीं से आपके पड़ोस से आई हो, आपकी कोई चाची हो ऐसी, आपका कोई आईएएस दोस्त हो, आपका कोई बड़ा आदमी हो जो इस तरह की बातें बोलता हो, तो आपने वहां से भी वो वर्ड्स, वो सवाल, वो थॉट प्रोसेस, वो लाइफस्टाइल वो अडॉप्ट कर लिया हो। कौन कौन अडॉप्ट करेगा, कैसे कैसे अडॉप्ट करेगा, वो एंड ऑफ द सेशन आपको पता चल जाएगा टोटली। मतलब इस सेशन के नहीं, जब हम आखिरी सेशन तक जाएंगे तो हमें एकदम क्लैरिटी हो जाएगी एक एक चीज की, कुछ भी अनक्लियर नहीं छोड़ूंगा। ये सबसे बड़ी बात होगी अपनी इस ट्रेनिंग की, एक ऐसी चीज अनक्लियर नहीं होगी। आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन एंड तक मिल जाएगा, बशर्ते कि आप उस हाल में हो, उस पोजीशन में हो कि आप वो सलूशन कर सकते हैं। लेकिन इतना मैं यहां ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कैमरे को फेस करके कि जो मैं सलूशन बताऊंगा वो आखिरी सलूशन होगा उसका अभी तक प्रेजेंट, अगर आप कर सकते हैं तो। उससे आगे सलूशन अभी तक नहीं बने हैं, इतना मैं मतलब इतनी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, मैं आपको एश्योर कर सकता हूं। बिकॉज कुछ भी मैं आपको जो भी बता रहा हूं ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो किताबी हो, या तो वो मैंने किया है, या मैंने वो जिया है, या किसी को उस रास्ते लगाया है तो हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं कहीं से किताबों से उठा के मटेरियल आपको पेल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। सब कुछ प्रैक्टिकल है, एवरीथिंग एंड इज पॉसिबल। सो आ जाएं, अभी आ गए हैं, रहते हैं अभी।
2-3 लोग रहते हैं, कोई बात नहीं, वो क्योंकि फिर वो सवाल बीच में पूछेंगे ना, जब पूरा अटेंड नहीं करते फिर सवाल पूछते हैं, और वही सवाल पूछते हैं जिसका जवाब दे चुका हूं। हाँ, हाँ जी, सवाल पूछते हैं जिसका मैं जवाब दे चुका हूं, तो आप उनको कह देना कि हम बता देंगे। ये हमें मिल चुका है इसका जवाब। चलिए, लेट्स बिगिन विद द लिसनर। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मोर देन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इस कैटेगरी में लाई करती है, तो आपको ज्यादातर लोगों के अंदर ये वाले थॉट प्रोसेस नजर आएंगे, सबसे ज्यादा यही नजर आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि इनका जो डिसीजन मेकिंग है वो इमोशनल ग्राउंड होता है। मतलब कुछ भी डिसीजन लेने से पहले ये इस बात पर डिसाइड करते हैं कि इमोशनली इससे कौन हर्ट हो जाए, कहीं कोई हर्ट ना हो जाए। नोट मत करिए, सुनते रहिए, आपको वो बंदा समझ में आना शुरू हो जाएगा, फिर उसकी एक्टिविटी समझ लो वो उसी की है। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ कॉमन डायलॉग बोलता हूं। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट लेना है बेटा, आप देख लो। ठीक है, अच्छा ये वाली शर्ट लेनी है या ये वाली शर्ट, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, दूसरा ये उस कैटेगरी में लाया करते हैं कि जैसे मैं आपको बताता हूं, एक पेरेंट आया मेरे पास, वो बच्चा मुझे कहता है या पेरेंट मुझे कहते हैं कि सर हमने इसको ना पूरी फ्रीडम दे रखी है, इसने बायोलॉजी ली, अभी परसों का ही बात है इसीलिए बिल्कुल फ्रेश है, इसी कैटेगरी का बच्चा था वो। मुझे कहता है इसने बायोलॉजी ली, मेरे कोई प्रेशर नहीं घर में किसी के ऊपर, और खुद से इसने ली, अब ये बहुत प्रेशर में है, कंफ्यूज्ड है, सोच रही है बदलूं कि ना बदलूं, और मतलब कई बार तो डिप्रेशन में आ जाती है, क्या किया जाए सर। हमने जब उसको देखा इस कैटेगरी में आती है, मैंने कहा इसने बायोलॉजी खुद से नहीं ली है, इसको बायोलॉजी आपने दिलाई है। उसने बोला कैसे,
मैंने कहा याद करो किसी दिन ऐसा डायलॉग बोला हो आपने मियां बीबी ने बैठ के कि घर में एक तो डॉक्टर भी होना चाहिए कि इलाज तो कम से कम फ्री में हो जाए या फिर अस्पतालों के चक्कर कम से कम काटने पड़े। तो उसके पापा का ये रेगुलर डायलॉग था, गाड़ी में जाते, बीमारी पे कोई बात हो रही है, बीमारी पे जो खर्चे हो रहे हैं, अस्पताल में किसी का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके फादर रेगुलरली एक डायलॉग बोल रहे थे कि घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। तो बच्ची ने वो डिसीजन इसलिए ले लिया कि मेरे पापा को अच्छा लगेगा कि मैं डॉक्टर बन गई। उसने इस बात को सोचे बिना कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बायोलॉजी समझ में आएगी कि नहीं आएगी, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, वाकई मैं इसके लिए बनी हूं कि नहीं बनी हूं। क्योंकि बायोलॉजी लेने के लिए हमारे यहां बहुत क्लियर है, 10वीं क्लास का बच्चा, 9वीं क्लास का बच्चा, उसको बहुत स्पष्ट क्लियर है कि आपकी परसेंटेज हाई होनी चाहिए, तो स्कूल आपको बायोलॉजी दे देगा। 10 CGPA होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 CGPA आना बहुत आसान है हमारे यहाँ पे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। कोई लेना ही ना चाहे तो बात अलग है, अदरवाइज 10 CGPA आ जाता है। थोड़ा मेहनत करते हैं हम, स्कोर कर इतना तो कर ही जाते हैं कि बायोलॉजी के लिए हम एलिजिबल हो जाएं किसी स्कूल में, इस स्कूल में नहीं तो किसी और स्कूल में, सही। सो उसने वो बायोलॉजी ले ली। मतलब उसका डिसीजन इस तरह से होता है। इस बच्चे के अंदर या इस इंसान के अंदर आप देख सकते हो अपनी सोसाइटी में से, इसलिए जो जो बातें बोल रहा हूं मैं अब, ये बंदा अगर उसको शर्ट लेनी है या कोई शॉपिंग भी करनी है तो वो अपने साथ किसी ना किसी दोस्त को लेकर जाएगा। अगर कोई दोस्त उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो वहां दुकानदार एक 3 या 4 या शर्ट या 2 शर्ट चूज करके, चाहे उस सामने वाले सेल्समैन से पूछे तू बता इनमें से कौन सी बढ़िया रहेगी। वो मतलब बेसिकली बेसिक फंडा क्या है, उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये कार लेनी है, फिर भी वो अपने 4 दोस्तों को फोन करके पूछ रहा है। उसने डिसाइड कर लिया है मैंने वहां प्लॉट लेना है, फिर भी वो अपने दोस्त, अरे वहां सोचा है यार मैंने प्लॉट लेने का, क्या इरादा है, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। उसने कुछ भी करना है वो और नहीं किसी से तो अपनी मम्मी से ही पूछे, अपने पापा से ही पूछे। उसको पता है मेरे पापा किसी चीज से मना नहीं करते, इसलिए उसने सोच भी रखा, वो जाके पापा ये प्लान किया है मैंने, पापा कहते हाँ बेटा कर ले। उसके वो करते ही कि हाँ इसने कर दिया, अब वो खुश है अंदर से कि नाउ। बेसिकली वो इतना पीपल ओरिएंटेड है कि वो सबके बारे में सोचता है। वो ये चाहता है मेरी मम्मी भी दुखी ना हो, मेरे पापा भी दुखी ना हो, मेरी बहन भी ना हो, मेरा भाई भी ना हो, और मेरा स्कूल में कुलीग्स को भी किसी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को दुख हो जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी को बुरा लगे। ये उसकी इनर थॉट प्रोसेस रहती है। इस चक्कर में वो कभी कभी अपनी ओरिजिनल बात कह भी नहीं पाता क्योंकि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, और कई बार घुटता रहता है। लॉयल होता है ये बंदा, लॉयल इतना होता है कि जिस आदमी के साथ लग गया फिर उस आदमी के साथ लग गया, फिर चाहे वो राम रहीम हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो। वो कॉन्सेप्ट बेस नहीं चलता, वो पीपल ओरिएंटेड चलता है। उसने अगर आर्य समाज को फॉलो करना शुरू कर दिया तो बाकी दुनिया भाड़ में जाए, आर्य समाज को कोई बुरा नहीं कह देगा। ऐसे ही किसी का फैन है क्रिकेट का प्लेयर, जैसे हमारा एक दोस्त होता था, मैं मुझे याद है कॉलेज में, अनिल नाम था उसका, वो अपना काम कर रहा है, उसको काम करते करते, और हम अनिल बात सुनियो यार, अनिल बात सुनियो यार। अब वो सचिन तेंदुलकर का बड़ा फैन था, आवाज नहीं आ रही है, सुन भी नहीं रहा है। हम कहते यार अनिल बात तो सुन, नहीं सुन रहा है। मगर यार सचिन भी हरामजादे को खेल, ओए सचिन को कुछ नहीं कह देगा बाकी जो मर्जी कर ले, दोस्ती अपनी जगह, सचिन के बारे में नहीं सुनूंगा, लाइक दैट। दिस इज बेसिकली वो किसी ना किसी पर्सन के साथ कनेक्ट होता है, नॉट विद द आइडियोलॉजी, नॉट विद द थॉट प्रोसेस। उसकी कुछ भी पसंद आ जाए उसके साथ हो जाता है। इसीलिए दे आर वेरी गुड फॉलोअर्स, एंड इसीलिए ये कभी आप ये लीडिंग पोजीशन में आना नहीं चाहते। दे आर द बेस्ट सेकंड इन कमांड। आप इनको जो कह दोगे ना एग्जैक्ट फॉलो करेंगे, जो आपने कह दिया। आपने बोला जाओ बेटा एक गिलास लेके आओ किचन से, पूछा अच्छा मम्मा कांच का लाऊं कि स्टील का लाऊं, एक कॉपी देना, अब पता है उसको कि भाई फोन नंबर लिखना है, एक कॉपी लाइयो, कौन सा वाली लाऊं, रफ वाली ले आ, स्कूल वाली रफ या घर वाली रफ, ही विल आस्क कौन सी वाली रफ,
आपने उसको कुछ भी कहा है, ही विल ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन। मतलब अगर नहीं पूछा तो समझो उसको समझ में नहीं आया, पक्का कंफर्म है ये। मतलब कैसे, इसको ऐसे समझो कि जा भाई, वो जो पड़ोस में कोई कालू रामू कुछ है, उसकी दुकान से ना नमक लिया टाटा का। वो गया, वापस आ गया कि टाटा का नमक नहीं मिला उसकी दुकान पे। अरे अगले वाले से ले आता, आपने कहा ही नहीं था। तो आपने कहा ही नहीं था तो मतलब अब मैंने नहीं कहा था, तू जा अब ले आ। अगले वाले से गया, वहां पे आया कि नहीं मिला, तो यार अगले से आपने कहा बोला। अच्छा तू एक काम कर, अब ले आ। तीसरे वाले पे गया, वहां भी नहीं मिला, कहता उससे भी नहीं मिला। अब 3 ही दुकान थी तो बोला टाटा का छोड़ दूसरा ले आता कोई, कहता आपने ये भी नहीं कहा था। इसी बच्चे को जब आप ये कहोगे, क्या सारा दिन टीवी पे लगा रहता है, चल जाके कुछ काम कर ले। अब वो जाएगा, स्टडी टेबल पे जाके बैठ जाएगा। अब वो सोचेगा करूं क्या, He will not find। आधा घंटे बाद जाओगे, तूने अब तक शुरू नहीं किया, आपने कहा ही नहीं क्या करना है। उसको नहीं मिलेगा, कुछ काम कर ले, कुछ काम का उसको मतलब नहीं समझ में आएगा। आप कह दोगे कि चल जाके मैथ कर ले, तो वो जाएगा, मैथ की किताब खुल जाएगी, पर आगे नहीं होएगा कुछ कि यार तूने कुछ किया नहीं, आपने बताया नहीं मैथ में क्या करना है। यार तुम मैथ के ना चौथी एक्सरसाइज के सवाल कर ले, ठीक है, चौथी 4th चैप्टर की 4.2 के सम्स कर ले। 4.2 के 2 या 3 सम करके उसके बाद वो रुक जाएगा। तो आगे क्यों नहीं कर रहा, कितने करने थे बताया नहीं आपने। तू 4.2 के 10 क्वेश्चन कर ले, यहां तक भी बता दोगे ना तो भी 10 क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह बताना पड़ेगा कि बेटा मैथमेटिक्स की भी अगर 2 किताबें हैं ना, एक एनसीईआरटी और एक आरएस अग्रवाल, तो बताना पड़ेगा आरएस अग्रवाल के चौथे चैप्टर की 4.2 के पहले 5 सवाल 20 मिनट में करके ला। You have to tell them so specifically। इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आप इतना स्पेसिफिकली नहीं बताओगे, आपकी इंफॉर्मेशन वेग रह गई, समझ में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। जितना मर्जी जोर लगा लो। इनके माँ बाप ये 12वीं तक भी हो जाते हैं तो भी एक डायलॉग कॉमन बोलते हैं, अरे बेटा अब तो तू बड़ा हो गया, अब तो अपना दिमाग लगा लिया कर। कि इतना बड़ा हो गया अब भी नहीं सोच सकता तू अपने दिमाग दे। बिकॉज अब आप कैसे सोच सकते हैं कि दे कैन डिसाइड देयर ओन, अपना करियर, अपनी जिंदगी, अपने सोच, दे कांट डिसाइड। इसलिए आपका सही डायरेक्शन में पता होना बहुत जरूरी है इनके लिए। आपका अवेयर होना, आपका जानना बहुत जरूरी है इन बच्चों के लिए। आपका एक एक डायलॉग, मतलब कैसे आपने गलती से ये बोल दिया ना, तेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता, यू नो, दिमाग ब्लॉक हो जाता है उसी टाइम। तू तो बहुत निकम्मा है, तू तो झूठ बोलता है, तू काम ही नहीं करता, ये तो यार इसको तो समझ में पता नहीं क्या, इसको तो मन ही नहीं करता इसका। आपने कह दिया ना मन नहीं करता, मन करना बंद हो जाएगा। नेगेटिव लेबलिंग इज सो डेंजरस फॉर देम। हाँ, पॉजिटिव लेबलिंग है, वो 5 मिनट काम करती है। पॉजिटिव लेबलिंग 5 मिनट से ऊपर नहीं चलेगी, लेकिन नेगेटिव लेबलिंग परमानेंट हो जाएगी। आपने इनको डांट दिया, पीट दिया, समझा दिया, मजालत 300 सेकंड से ऊपर चली जाए बात, 5 मिनट से ज्यादा ये अंदर में वो गुस्सा भी नहीं रख सकते, रो भी नहीं सकते। फिर थोड़ी देर में रो रहा है बुरी तरह से, अच्छा खाना खाना है क्या, हाँ ले आओ, क्या बनाया है देख लो, लाइक दैट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक रेगुलर आदत पड़ी हो इनको कि बेटा खाना खाओगे, तो ना ही कहेगा पक्का कि नहीं खाना। इसका मतलब क्या है, हर मां बाप को इस बात का समझ में आना बहुत जरूरी है कि आप, अच्छी कोई और बात बताऊं, ये बच्चे अपनी जिंदगी में किसी ना किसी को ना आइडियल मान लेते हैं। अपने पापा को मैक्सिमम मानते हैं, लड़की होती है तो अपने मम्मी को मान लेती है, और उसकी डायलॉग भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं।
इवन बैठते हैं तो भी उसी स्टाइल में बैठते हैं, बाइक पे बैठना हो, कार में बैठना हो, जैसे पापा बैठते हैं, जैसे जो इनका आइडियल बैठता है वैसे ही बैठते हैं। हो सकता है किसी फिल्म स्टार को आइडियल मान लें, हो सकता है किसी और आदमी को आइडियल मान लें, तो ये उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इनको हम लोग बेसिकली कॉपी करके, मतलब रिसाइटिंग पर्सन्स बोलते हैं कि ये ना रिपीट कॉपी ही करते हैं किसी ना किसी को, ये खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करते बेसिकली। तो लिसनर्स को हमेशा लगता है कि मैं सोच रहा हूं, असलियत में वो नहीं सोच रहा होता। उसका आइडियल जो बात कहता है, उसका आइडियल जो सोचता है, ये वही उतना ही सोचता है। क्योंकि जब वो नमक लाने में अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर सकता, देश बदलने में कहां से कर लेगा भाई? इतना सोचना पड़ेगा आपको। तो ये थॉट प्रोसेस, अब आप इसको अगर अपनी मर्जी से सोचने दोगे, मान लो इसको सवाल पूछने की आपने आजादी दे दी, अच्छा मम्मी ये गिलास ठीक रहता है, ये गिलास ठीक रहता है, अच्छा ये ज्यादा बढ़िया होता है कि ये ज्यादा बढ़िया होता है, इसमें कौन सी कंपनी बनाती है, ये वाली कौन सी कंपनी बनाती है, ये तो मेरे को लगता है, आप बताओ कौन सा अच्छा लगता है। ओ भाई दिमाग मत खाओ ये तू ना, क्योंकि इसके सवाल ऐसे लगते हैं जैसे अननेसेसरी के सवाल हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं वो क्या करता है, मतलब बिकॉज मेरा जो बेटा है यशस्वी, ही इज ऑल्सो लिसनर पर्सनैलिटी। तो गाड़ी में बैठे हुए हैं, पिछली साइड में बैठे बैठे एक ट्रक हमने एक ट्रक को ओवरटेक किया, और फिर उस ट्रक के साइड में जो जगह बची उसको फिर एक बाइक वाले ने ओवरटेक कर लिया। पापा जीप में बैठे थे हम, जीप ज्यादा फास्ट चलती है, बाइक ज्यादा फास्ट चलती है? भाई डिपेंड करता है। किस बात पे डिपेंड करता है भाई? इंजन किसका बड़ा है? इंजन किसका बड़ा होता है? जीप का होता है, बाइक का होता है? मैं कहा जीप का होता है। ट्रक का बड़ा होता है कि जीप का होता है? भाई ट्रक का होता है। फिर ट्रक ज्यादा फास्ट चलता है? नहीं नहीं, ट्रक तो फास्ट नहीं चलता, कम चलता है, उसमें लोड होता है। अच्छा जिसमें लोड होता है वो तेज नहीं चलती? नहीं। अच्छा फिर बस भी नहीं चलती? मैं कहा नहीं, बस तो चल पड़ती है ट्रक से। तो बस में उससे कम लोड होता है, उससे कम इंजन बड़ा होता है, उससे कम साइज होता है, वो तेज भगानी होती है? नहीं भगानी होती है। और मेरे साथ में मेरे चाचा बैठे थे पड़ोस के, बोले ओ भाई दिमाग खराब हो रहा है, इसको चुप करा। मैं कह रहा हूं तू चलता रहे, पूछता रहे। ये वो बच्चे होते हैं, अगर आप क्लासरूम कंडीशन की बात करो, बीइंग यूर बीइंग ए टीचर, कि मान लो आप मैथमेटिक्स करा रहे हो, एसएसटी करा रहे हो, सामाजिक करा रहे हो, कराते कराते तीसरी लाइन में जाकर के बच्चा अटक गया। उसने हाथ खड़ा करा, आपने बोला बेटा इसके बाद समझाऊंगी या समझाऊंगा, और फिर इसने हाथ नीचे कर लिया। अब आप 45 मिनट अपने लगा चुके हो, वो बेचारा अभी भी तीसरी लाइन पे अटका मिलेगा। दे कैन नॉट गो फॉरवर्ड, कभी भी नहीं जा सकते। आप उनके अंदर जितनी मर्जी इंटेलिजेंस डेवलप कर लो, उसके दिमाग में जहां सवाल अटक गया वो उससे आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। अब मैक्सिमम बच्चों के साथ तो हम यही कर रहे हैं। पर जैसे ही इस बच्चे ने सवाल पूछना बंद किया, समझ लो सीखना बंद कर दिया। जिनके घर में लिसनर्स बच्चे हैं, जिनकी क्लास में लिसनर्स बच्चे हैं, और अगर वो क्लास में सवाल नहीं पूछ रहे, तो इट इज प्रिटी मच क्लियर कि वो कुछ भी नहीं सीख रहे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हम उनको कुछ सिखाने में कामयाब नहीं हो सकते कभी भी। फिर वो याद कर सकते हैं, याद करके आंसर लिख सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो भी तभी तक याद करेंगे जब तक या तो क्लास की टीचर या उस सब्जेक्ट की टीचर उनकी फेवरेट टीचर हो, या घर में उसके पास कोई ऐसा आदमी हो जो उससे काम करवा रहा है, चेक कर रहा है, काम करवा रहा है, चेक कर रहा है। अगर उसकी मम्मी ने यह कह दिया कि 4 सवाल जो मैथमेटिक्स के थे अभी अभी उस एक्सरसाइज के करके 20 मिनट में पूरे करके ला, अगर वो बच्चा 20 मिनट में पूरा करके और मम्मी के पास ले आए, और मम्मी उस वक्त बिजी है किचन में या कोई गेस्ट आ गया, और उस टाइम मम्मी कहते बेटा अगले 4 कर ले, तो ये समझ लो आपने पढ़ाई के लिए उसका सारा दिमाग ब्लॉक कर दिया। आगे से नहीं होएगा काम पूरा, बिकॉज आपने चेक नहीं किया। अगर उसको बहुत सारा काम देके छोड़ दोगे और अकेला छोड़ दोगे, कभी काम पूरा नहीं करेगा, वो कभी भी नहीं करेगा। श्योर है ये। व्हाट यू नीड टू डू इज, उसके साथ या तो डिस्कशन करनी पड़ेगी, या छोटे छोटे इंटरवल में आके उसको धक्का स्टार्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत, ये इतना हो गया, ये ठीक है, इसको ये ठीक कर ले, फिर 5 मिनट में आके फिर ठीक कर दिया, फिर 5 मिनट आके। यू नीड टू चेक अगेन एंड अगेन, और चेक किए बिना आप उस बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते। डू वी फॉलो दीज थिंग्स?
आई डोंट थिंक सो। किसी किसी को समझ में आ जाता है, वो फॉलो कर लेती हैं मदर्स, जिसको नहीं आता है फिर उनके बच्चे 10वीं के बाद कि 10वीं तक तो ठीक चला, 8वीं तक तो ठीक चला, 7वीं तक तो ठीक चला, उसके बाद नहीं चला। बिकॉज वो कॉन्टिन्यूअस स्टडी नहीं कर सकते, लंबे क्वेश्चंस नहीं याद कर सकते, बिना सवाल पूछे नहीं सीख सकते। उनको सवाल पूछना होता है और कई बार उनके सवाल बहुत ही बचकाना लगते हैं। ऐसा लगता है कि तेरी उम्र में यह सवाल नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी आपको वो सुनने पड़ेंगे, पेशेंसली उनका जवाब देना पड़ेगा। एंड इफ यू कांट रिप्लाई देम, इसका मतलब हम अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। सो इज द केस विद द टीचर्स एंड सेम इज विद द पेरेंट्स। अगर उन पेरेंट्स को ये नहीं मालूम है कि आपके बच्चा इसी कैटेगरी में आता है, उनसे काम कितना मर्जी करवा लो, बच्चे हीरे के जैसे होते हैं। इंसान के तौर पे उनसा बढ़िया बच्चा नहीं मिलेगा, लेकिन सामान अपना नहीं रख सकते उठा करके। जहां जूता मोजा घेर दिया वहीं पड़ा मिलेगा, वो नहीं उठा के रख सकते। उनकी मजबूरी है बेचारों की। आप कह दो बेटा उठा के रख दो, रख देगा। लेकिन आप ये कह दोगे तेरे से रखा नहीं जाता, तेरे को कितनी बार समझा लिया, ये काम कभी नहीं करेगी ये डायलॉग। जिनके घर में है वो बता लो, आज तक नहीं समझा पाए, आगे भी नहीं समझा पाओगे, कभी नहीं समझा पाओगे। उनका तौलिया भी कहीं भी पड़ा हो सकता है, उनकी सामान भी किधर को, मैस पूरा कमरा पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है उनको। दे आर कूल। सुबह सोफे पे बैठे थे, बिना नहाए शाम तक बैठे रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। खाने वाली टेबल पे पौना घंटा इंतजार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिना कुछ किए बैठे, बस बैठे तो बैठे ठाट से, कोई टेंशन ही नहीं है। दे आर कूल। आप अभी टैक्स देना पड़ रहा है 10,000 रुपए, 20,000 कमाई थी, 10,000 टैक्स में चला गया। अगर टैक्स 15,000 कर देगी सरकार तो एक बार कहेंगे यार सरकार ने भी जीना मुश्किल कर रखा है, चल कोई ना, देना तो पड़ेगा ही। दे आर कूल, मतलब लाइक दैट। बड़े हो जाएंगे तो भी, बिकॉज दे आर हैप्पी, मतलब काइंड ऑफ सेटिस्फाइंग से लोग होते हैं। मतलब ये अगर किसी की बीवी हो ना ऐसी लिसनर, और वो आदमी जाके अपनी बीवी को कहे कि आज ना एक नया प्लान आया है, मैं सोच रहा हूं ये वाला बिजनेस, और चुपचाप रहने दो, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। ज्यादा ना वो मत करा करो, जिंदगी आराम से चल रही है, फालतू दिमाग मत खराब करो। ऐसे मेरी साली मेरे से बहुत मतलब लड़ती थी इस बात के ऊपर ना। मेरी बीवी को बोलती थी, क्या इसको दविंदर को पड़ी हुई है, अच्छी खासी नौकरी है, सारा कुछ ठीक चल रहा है, तू भी नौकरी पे लगी है, ये भी नौकरी पे, कोचिंग सेंटर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तुम लोग कितना तो कमा रहे हो, फिर क्या दिमाग खराब है इसका। मैं बोलता, देखो तुमको मजा आता है ना रिलैक्स पड़े रहने में, मेरे को मजा आता है उड़ने में, मेरे को उड़ने दो, तुम पड़े रहो, टेंशन खत्म। इस बंदे को नहीं बहुत कुछ चाहिए होता, इसको बहुत इच्छाएं नहीं होती हैं। ये क्या करता है, अपने पड़ोसी को सुनता है। पड़ोसी अगर कह रहा है कि भाई ये घर तो अपना होना ही चाहिए, तो लाइन पका लेगी उसकी बीवी के, एक घर तो अपना होना ही चाहिए, एक घर तो होना ही चाहिए, फिर पीछे पड़ी रहेगी, एक घर तो अपना होना ही चाहिए। और अगर उसी बीवी ने कॉन्सेप्ट ले लिया कि भाई घर घुर का क्या करना है, तो फिर वो इसमें रिलैक्स हो जाएगी, घर घुर का क्या करना है। दे कैच द लाइन्स एंड द फॉलो देम। इनकी अपनी कोई लाइन नहीं होती, इनका अपना कोई दिमाग नहीं होता। अगर मैं ये कहूं अपने दिमाग से काम ही नहीं करते, तो कोई अतिशोक्ति ना होगी। ये हमेशा दूसरों के दिमाग, दूसरों के डायलॉग, सोसाइटी क्या सोचती है, लोग क्या कहते हैं, इसीलिए सोसाइटी के अंदर स्मार्ट लोग इन लोगों के दिमाग को खराब और खत्म करने के लिए सुरलियां छोड़ते हैं। अब की बार तो किसकी सरकार आएगी, इस बात की भी सुरली होती है कि यार ये जीत रहा है, क्यों खराब आदमी को, ऐसे आदमी को क्यों वोट करे जो जीत ही नहीं रहा। ये भी एक बात छोड़ दिया, सोचते अच्छा चल ये जीत रहा है तो आप भी इधर ही। इतने लोग सोच रहे तो कौन सा गलत सोच रहे होंगे। दे कांट यूज देयर ओन ब्रेन्स, नेवर एवर। बस की बात ही नहीं है, कच्चे चोर होते हैं, झूठ भी नहीं बोल सकते ढंग से, बोलनी नहीं आती झूठ बेचारों को, बोल देंगे तो पकड़े जाएंगे, सामने ही बोल देंगे। मतलब वो क्या कहेंगे, या तू कहाँ है यार, कि मैं तो ग्राउंड में खेलने के लिए गया हुआ हूँ। अच्छा, और थोड़ी देर में कहेंगे मैं ना अभी घर के बाहर ही हूँ, थोड़ी देर में बात करते करते बता देंगे कि मैं घर के बाहर भी हूँ। और ये अगर झूठ बोलेंगे ना, एक झूठ में अगर 3-4 को सवाल आप वैसे पूछ लो याराना दोस्ती में, तो मतलब सेम बात का कॉन्ट्रडिक्शन खुद ही दे देंगे, फिर कह देंगे हाँ मैं झूठ ही बोल रहा था। नहीं आता इनको बोलना, ना ही इनको मैनिपुलेशन आती। सीखने की कोशिश करते हैं ये दुनिया से, दे कांट, नहीं कर सकते। बेसिकली ये शांति से जीना चाहते हैं, आराम से जीना चाहते हैं। अब
लिसनर पर्सनालिटी ओरिजिनली जो है, मैंने कहा इतनी लॉयल, इतनी बढ़िया, इतना जेंटल बच्चा होता है, हीरे जैसा बच्चा मैंने बोला। इस बच्चे को, ये बच्चा अगर गाली दे के आ रहा है ना, ये बच्चा अगर घर आकर के अपनी मां से बदतमीजी कर रहा है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिस दोस्त के घर गया था वो वाला अपनी मां के साथ करता था, तो वही आकर के पेल रहा है। इसका अपना दिमाग कुछ नहीं होता। एकदम क्लियरली सोच लीजिए आप, ये नहीं कर सकता ये अपनी मर्जी से अच्छा काम तो कर सकता है, किसी की मदद तो कर सकता है, सामान उठा के तो दे सकता है, अपना सारा का सारा लुटा तो सकता है, छीन नहीं सकता किसी का। अगर छीनने की आदत इसमें पड़ गई है तो मतलब कहीं से सीख कर आ रहा है। अगर लूटने की आदत पड़ रही है, झूठ बोलने की आदत पड़ रही है, लड़ने की आदत पड़ रही है, तो मतलब कहीं से सीख कर आ रहा है, इसकी ओरिजिनल नेचर नहीं है। ही इज अ वेरी गुड फॉलोअर। ये अपने हिसाब से दुनिया को नहीं चलाना चाहता। ये तो ये सोचता है कि मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चल ले। ये क्या करता है, ये पैरामीटर सेट करता है। नहीं, लोग क्या कहेंगे इज अ मेन डायलॉग फॉर देम। अगर लेडीज होती हैं या जेंट्स भी बड़े हो जाते हैं तो वो यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि इन्होंने अच्छे संस्कार नहीं दिए, कि इन्होंने ये नहीं दिया, इन्होंने वो नहीं दिया। दे बॉदर अबाउट इट। मतलब बेसिकली इनको इस बात से फर्क पड़ता है कि लोग क्या करेंगे। तो इसलिए इन बच्चों को अगर आपने परवरिश करनी है तो आप कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ इनके लिए बात हो रही है। जब ये बोला ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, तो क्या आप इनको कभी भी जिंदगी के लिए मोटिवेटेड रख सकते हैं? नेवर एवर। इन बच्चों को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हो कि ये बच्चा घर आकर के अपना काम करे, तो आपको अपने घर में वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने बनाया, जैसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा बेटा लिसनर है, तो मैं लिसनर का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर दूसरी कैटेगरी का होगा तो फिर वहां उसका दूंगा। वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये आपने देखना है। फिर इट्स नॉट, मैं फाइनल वो नहीं कह रहा कि आपको भी ऐसे ही करना है। जैसे मुझे शुरू में जैसे अपने बच्चे को रीडिंग की हैबिट डालनी थी, तो मुझे मालूम है कि ये वाले लोग जो होते हैं डायलॉग भी कॉपी करते हैं, जिंदगी भी का जीना भी कॉपी करते हैं। तो मैंने जब इसको रीडिंग की हैबिट डालनी थी तो मैंने क्या करा, किताबें पहले ले आया, लाके रख ली सेफ, और उसके बाद मैंने रोज शाम को एक डायलॉग बोलता मैं कहा यार पता नहीं क्या हो रहा है पूनम, पढ़े बिना रात को रीडिंग करे बिना नींद ही नहीं आती यार। और फिर मैं रीडिंग करने लग जाता। पढ़ता कुछ नहीं था, मेरे को शौक शाक नहीं है रीडिंग का ना, तो मैं अपना ऐसे ही सो जाता। फिर मतलब मैं जब तक जागता, हर 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3, मैं पता नहीं क्या हो रखा है यार, बिना पढ़े नींद ही नहीं आती, बिना पढ़े नींद ही नहीं आती। आई वॉज जस्ट वेटिंग। यू नीड टू हैव पेशेंस फॉर देम टू अडॉप्ट योर थॉट प्रोसेस। तो एक दिन मैंने बोला यार 11 बज गए भी नहीं, सो जा, सुबह स्कूल जाना है। यार पापा जी पता नहीं क्या हो रहा, मुझे लगता है बिना रीडिंग करे नींद आएगी नहीं। एंड देन आई गॉट द पॉइंट कि ले आज हो गया चालू। मैं कहा फिर पढ़ ले, मेरे को पढ़ना नहीं आता, आप पढ़ दो। फिर मैं कहानी पढ़ता, वो मुझसे कहानी सुनता। अब इन बच्चों को ना दिक्कत क्या है, ये बच्चे आपको अपने स्कूल की हर चीज बताएंगे आकर के, लेकिन जैसे ही आप इनको करेक्ट करोगे आगे से बताना बंद कर देंगे, क्योंकि इनको लगता है यार मम्मी को ना दुख होता है मेरी बात सुन के, तो ये वाली बात मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे ही करके, क्योंकि इनको दुख की वजह से ये लोग अवॉइड करते हैं आपसे बताना, आपको वो करना। तो ये वाले जो इस तरह से मैंने होमवर्क का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। मैंने सोचा था कि मैं इसे होमवर्क करने के लिए कभी नहीं कहूंगा, बट आई नीड टू डेवलप। अब उसको मैं बताऊं, आज भी उसकी वो रीडिंग की हैबिट बेटे की मेरी ऐसी है कि 1,500 से ऊपर किताबें पढ़ चुका, रोज मतलब बिना पढ़े सो ही नहीं सकता, वो नींद ही नहीं आती उसको, आज भी नींद नहीं आती उसको। और मतलब मैं कहता हूं सो जा यार, फिर तो रीडिंग तो करी नहीं, मतलब आज भी डायलॉग होता है उसका, उसने वो अडॉप्ट कर लिया। इसी तरह से अब मैंने पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन अब वो एकदम ऑटोमेटेड मोड पे आ गया। अब क्या हुआ कि मैंने होमवर्क उसको आदत डालनी थी। होमवर्क में आमतौर पे पेरेंट्स की गलती होती है बहुत बड़ी, कि वो करेक्ट करते रहते हैं हर मोमेंट। ये जो करेक्शन करना होता है ना, दिस इज रियली डेंजरस ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे ऐसा मानना शुरू कर देते हैं कि मेरे से नहीं होगा काम ठीक, मेरे से तो हमेशा गलती ही होती है। ये बच्चे हमेशा नया स्टेप उठाने से पहले डरते हैं, जैसे आप नौकरी छोड़ने से पहले डरोगे। मतलब पता नहीं आप लिसनर हो के नहीं, बट मतलब वो नौकरी पता नहीं क्या होगा, मतलब
ठीक है, कोई आपको नया प्लान समझाने आ जाए तो आप आखिरी प्लान तक जाने की कोशिश, बिल्कुल सेफ साइड खेलने की कोशिश करोगे। यू विल नेवर टेक एनी रिस्क। मतलब लिसनर जो है वो कभी भी रिस्क नहीं लेता, एकदम सेफ साइड चलता है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, अब ठीक है कोई ना, थोड़ा बहुत तो भुगतना ही पड़ेगा, सभी कर रहे हैं तो अपन भी क्या दिक्कत है, लाइक दैट। अब इस बच्चे को हमने डालनी आदत होमवर्क की। अब होमवर्क की आदत डालनी थी, मैंने उसको बोला, वो मैं कहा तू दूध पी, स्कूल से आया जैसे ही मैंने कहा तू दूध पी आराम से, और मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। आपका कौन सा होमवर्क है? हाँ सॉरी, मेरी इससे पहले मैं गलती बताऊं, मुझे कैसे पता लगा कि मुझे होमवर्क इसको कैसे कराना है, ये दैट वाज अ पॉइंट। मतलब मैं ये सोचता था कि मैं अपने बेटे को होमवर्क करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा, बट स्टिल मुझे होमवर्क करना सिखाना है, क्योंकि सिस्टम में रहना है तो सरवाइव करना पड़ेगा, तो उसको होमवर्क की हैबिट भी थोड़ी डालनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो अपने आप से करने लग जाए। स्कूल में लिखने का काम मिलना शुरू हो गया। मतलब लिखने का तो क्या था, शुरू में तो वो कलर कुलर सा करने का ही था, मतलब ड्रॉ करने का नहीं था, वो कलरिंग थी, मतलब कि कलर कर दो, पैटर्न, मतलब इस टाइप से कुछ छोटा मोटा काम था। तो मुझे सेलेक्ट कर लो कौन सा है ऐसे करके, तो मैं वेट कर रहा कि यार ये करने लग जाए, अपने आप आए, अपना बैग फेंक के और अपना मस्त, चलो पापा जी खेलते हैं, चल पापा जी खेलते हैं। मैं खेलने पे लगा पड़ा। अब मतलब क्या होता है कि मैंने बाद में सीखी ये चीजें, मैं भी कोई परफेक्ट पेरेंट थोड़ी ना था, बट आई वॉज रेडी टू लर्न फ्रॉम हिम। वो मैंने देखा कि मेरी लाइफ बदल रही थी उसकी वजह से, मैं अपने आप को टोटली उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा था। मैंने कुछ भी उसके ऊपर फोर्सफुली अप्लाई नहीं किया। वो जैसे वो कहता, मुझे लगता कि ये वाली चीज ये सही कह रहा है। अगर लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखूं तो इसका बड़ा पर्सपेक्टिव इसका बहुत बढ़िया बनता है। उस दिन मुझे समझ में आना शुरू हो जाता कि ये, तब मैंने अच्छा किया इसकी बात मान ली। मैं ये ढूंढ नहीं पा रहा था कि इसको होमवर्क कैसे कराऊं यार। एक दिन मैंने दुखी सा होकर के कह दिया कि होमवर्क नहीं करना आपने। मेरे को बोलता आपने नहीं करना। मेरे को आइडिया मिल गया, मैंने हाँ करना है यार, मैं तो कर रहा हूं अपना पूरा। मैं उठा और अपनी कॉपी उठा के और होमवर्क करना शुरू कर, मतलब ऐਵੇਂ ही कुछ भी लिखना शुरू कर दिया अपना। मेरा तो हो गया भाई, अब खेल लें। मैं कहा पहले अपना कर ले फिर खेलेंगे। चल ठीक है, वो भी खेलने लग गया। अगले दिन मुझे क्लियर हो गया कि इसको होमवर्क कैसे सिखाना है। आते ही स्कूल से मैं कहा तू काम कर, तू पढ़, तू खेल, मतलब दूध पी और खेल ले, और मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। आप कौन सा होमवर्क कर रहे हो? मेरे को भी मिला है भाई। अच्छा आपकी मैम भी देती है? हाँ मेरी मैम भी देती है, नर्सरी में ही था वो। कितना मिला है? मैं कहा बहुत सारा मिला आज तो ना। फिर खेलोगे कब? मैं कहा होमवर्क खत्म करके खेलूंगा। ऐसे बच्चों की ना एक खास बात होती है, जो भी लिसनर हैं आपके आसपास, जिन जिन ने पकड़ लिए होंगे कौन कौन है, ठीक है, तो उनकी खास बात क्या होती है कि वो एक बात के पीछे पड़ने के बाद ना, मतलब पीछे पड़ ही जाते हैं। मम्मा जी कब चलोगे, मम्मा जी कब चलोगे, मम्मा जी कब चलोगे, मम्मा जी कब चलोगे, मतलब एवरी 2 मिनट्स, एवरी 1 मिनट दे आस्क द क्वेश्चन। तो पापा जी हो गया होमवर्क? अरे नहीं भाई अभी तो शुरू किया है, कितनी देर में हो जाएगा? मैं कहा अभी बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। पापा जी हो गया? अरे नहीं हुआ भाई, तू अपनी फुटबॉल के साथ खेल ले। फुटबॉल खेल के 2 किक मार के फिर पापा जी हो गया? मैं कहा नहीं बेटा अभी नहीं हुआ। पापा जी हो गया? पापा जी हो, यू कैंट इमेजिन कि 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, मतलब कितनी बार बोला होगा। आई होप थाउजेंड्स ऑफ टाइम ही हैव आस्क्ड मी, मतलब पता ही नहीं है, हर कह के गया हो गया, जा रहा है उधर से फिर किचन में, अच्छा हो गया, अब हो गया, अच्छा अब हो गया। अब बिकॉज वो मेरे साथ खेलता इतना है, उससे पहले खेलता बहुत था, तो उसको ये था कि पापा का होमवर्क होए तो मैं खेलूं। इतनी बार हो गया उसने पूछा, बट मैंने तो अपना होमवर्क खत्म ही करा। पेशेंस चेक करके 4:30 बजे मैंने कहा अब हो गया। अच्छा हो गया, चलो खेलते हैं। मैं कहा पहले अपना कर। अच्छा चलो पहले अपना करके फिर खेलते हैं। फिर वो अपना चला। इसमें क्या करूं? अब उसमें लिखा, मैं कहा इसमें लिखा हुआ है COLOR, कलर। अच्छा कलर करना है? मैं कहा हाँ। कौन सा कलर करूं? जो मर्जी, रेड कर दूं? हाँ कर दे। पता क्या था? बनाना। कहता रेड कर दूं? यहां पे पेरेंट्स करेक्ट कर देते हैं। जैसे आप कह रहे थे ना कि टोके ना क्या, इससे आग तो लगी नहीं है, मर तो जाएगा नहीं,
कंपटीशन में पीछे तो पिछड़ नहीं जाएगा। लेट हिम थिंक। एट दैट टाइम अगर देखो मरने वाला नहीं है तो क्या दिक्कत है, बाकी के नुकसान की भरपाई हो सकती है, डोंट वरी, लेट हिम डू एक्सपेरिमेंट्स, सीखने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। दैट टाइम बोलता है रेड कर दूं, कर दो, कर दिया। अगले दिन बस में से उतरते ही मेरा होमवर्क गलत करा दिया आपने। मैं कहा क्या हुआ, मैम ने क्रॉस कर दिया। मैं कहा क्या, बनाना पाए तो कैसे, पता नहीं क्रॉस कर दिया। मैं कहा मैडम ने लाल बनाना देखा नहीं होगा। आई वॉज लाइक कि मैं उसको गलत नहीं होने देना मुझे। मैंने बोला मैडम ने लाल बनाना देखा नहीं होगा यार, यार रेड बनाना तो मैंने भी नहीं देखा। मैं कहा फिर तूने किया क्यों, मैंने ऐसे ही कर दिया था। तो मैं कहा मैडम ने भी ऐसे ही मार दिया, क्या फर्क पड़ता है, चल चलते हैं, टेंशन ले। वहां खड़ा होकर पूछ रहा था, तो मैडम ने ऐसे ही कर दिया, बुरा सा मुंह फेस करके। तो भाई मैडम ने ऐसे ही क्रॉस मर दिया, तूने ऐसे ही रंग किया था, मैडम ने ऐसे कर दिया, चल कुछ नहीं होता, चल चलते हैं। आजा, इतनी सारी गलतियों से कुछ नहीं होता है। ही मस्ट हैव अ फेथ इन यू कि आप उसको गलत रास्ते नहीं, उसका है, वो ऑलरेडी आप पे इतना ट्रस्ट करता है कि आप जब जो कहते हो वो करने को तैयार रहता है। उससे याद नहीं हो रहा, वो क्या करे भाई, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में याद होता है, वो क्या करे, वो नहीं लंबा बैठ सकता, वो नहीं कंसंट्रेशन बन सकती। उसका ऐसा काम है, वो ऐसे बैठा हुआ है, लिख रहा है बड़े ध्यान से, लिखते लिखते बाय चांस नजर पड़ जाए कॉपी पे तो क्या पता इसी को लग जाए देखने। ही इज लाइक दैट, ही कांट होल्ड हिमसेल्फ, उसके बस की बात वो है ही नहीं। ही इज बाय नेचर सो। तो जो चीज बाय नेचर वैसी है, आप क्यों बदलना चाहते हो, उसकी मस्ती का आनंद लो ना। वो आ रहा है ऐसे ही, मतलब गंदा बंदा सा होकर के, कोई टेंशन नहीं है उसको, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका आनंद लो। लेटर ऑन जिंदगी में समझ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप समझाओगे जितनी बार, उसका भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बताऊं आपको। सो करेक्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि करेक्शन की प्रोसेस हमें आती ही नहीं। हम तो सीधा सीधा अगले की दिमाग के ऊपर सीधा अटैक मारते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरे को आता नहीं है जीना, तेरे को रहना नहीं आता है, तू तो गलत ही कर सकता है, तेरे से ठीक होना ही, लाइक इस तरह से। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू करेक्ट हिम। उसको ठीक करने के और बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिंदगी उसको सिखा भी देगी। कोई इतना बड़ा जिंदगी, इतना बड़ा खेल नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, उसके अंदर कंसिस्टेंसी की बहुत कमी होती है लिसनर पर्सनालिटी में ना। मतलब जैसे आज मैंने भाषण दिया भी देश बदलेंगे, तो सारे हाथ खड़े करेंगे देश बदलेंगे। मैंने 4 दिन बात नहीं करी तो 4 दिन के बाद ठीक है बदल लेंगे भाई अपने आप ही, अपन नहीं बदलते वही बदल लेगा। खिलौना लाएगा अपना मनपसंद, रात को जप्पी पाके सोएगा कि आज तो मेरा फेवरेट टॉय है, अगले दिन वो टॉय साइड में पड़ा होता है, तीसरे दिन डस्टबिन में पड़ा होता है। ही डोंट नो कहां पड़ा है कहां नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर, वो नहीं कर सकता कंसिस्टेंटली काम इस तरह से। आपने जो आज उससे प्रॉमिस कराया है वो कभी फुलफिल नहीं करेगा, आप मार लो ट्राई जितनी मर्जी। सो नेवर मेक हिम प्रॉमिस एनीथिंग जो वो नहीं रख सकता। क्यों खाम खाई के, अच्छा बेटा आगे से करोगे ना, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, नहीं काम करेगी ये चीज काम क्या करेगा, काम करेगा दिल से कनेक्ट होना। और ये दिल से कैसे कनेक्ट होता है पता है आपको, ये बच्चा दिल से कैसे कनेक्ट होता है, ये दिल से इतने से कनेक्ट हो जाता है। अच्छा पिंकी पेन देना बेटा एक बारी, पिंकी से पेन मांग लिया, पिंकी जाके बल्ले बल्ले मैडम का काम सबसे पहले करेगी, इतने से में कनेक्ट हो जाता है। एक बार एक पिंकी से बैग मंगवा लो, एक पिंकी से डस्टर से साफ करा दो, एक से ये मंगवा लो, एक से कुछ और मंगवा लो, एक से कुछ और। जितने लिसनर बैठे हैं क्लास में उन सबका नाम लेना है आपको सिर्फ एक बार, इतने से में कनेक्ट हो जाएंगे टेंशन फ्री। जो आपकी क्लास में लिसनर्स हैं जिनका आप नाम लेते हो वो सेट है एकदम, कुछ नहीं करना, फिर आपको कुछ भी नहीं करना, बाकी काम वो आप पे कर देंगे। मैडम फेवरेट होगी अपनी। सो वी नीड टू वर्क ऑन कनेक्शन बेसिकली। आप इन बच्चों को अगर ये कहोगे बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए, अब इनको ये समझ में नहीं आएगा यार 8 बजे से जल्दी 7 बजे या 7 बजे से जल्दी 6 बजे, तो कौन सी जल्दी कह रहे हैं ये। आपको आप ये कह दोगे ना कि बच्चों सुबह 6 बजे उठना चाहिए, तो जो लिसनर बैठे ना वो सोचते हैं कि बाकी बच्चों को कह रही थी, मेरे को तो कहा ही नहीं। आपको बताना पड़ेगा पिंकी, रिंकी, सोनू, डोनू, तुम लोगों को 6 बजे उठना है और उठ के मेरे को फोन करना है।
उठ के मेरे को फोन करना है, यू नीड टू रिपोर्ट। वो रिपोर्ट करेंगे आपको, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, बिकॉज नाउ दे आर कनेक्टेड कि आपने नाम ले लिए। तो आपको बहुत सिंपल सी प्रोसेस इस्तेमाल करनी है एंड यू विल गेट कनेक्टेड टू द किड्स। और फिर देखो जो बात आपको मैंने अब बताई वो नहीं होगी मतलब नहीं होगी। अब आप उसको आज ही छोड़ दोगे, बच्चा जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, उसके पीछे पड़े रहोगे, कभी कनेक्ट नहीं होगा। इट्स अप टू यू कि आप, अब क्या होगा देखो, HCF का एग्जाम्पल आया बेटा, HCF के ना दूसरा एग्जाम्पल भी है, एक तरीके से और कर सकते हैं। मम्मा एक तरीका आता है ना, रहने दो ना, इसी से कर लूंगा। कि बेटा ये तो लंबा है, ये तो लंबा है, छोटा मेथड के तो लंबा ही ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। दे अवॉइड चेंजेस। चेंजेस इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते वो, चाहे वो चेंज कोई भी हो। इनकी क्लासरूम बदल दो आप, क्लास टीचर बदल जाए तो इरिटेशन आ जाएगी, क्लास सेक्शन चेंज कर दो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नाना के घर जाएगी तो बीमार हो जाएगा, मतलब जगह बदलते ही बीमार हो जाएगा, नींद ही नहीं आएगी दूसरी जगह पे उसको, लिसनर को। ये बेसिक ट्रेट है उसका कि उससे चेंज बर्दाश्त नहीं होता, एक बार अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। जैसे मैंने बताया था कंसिस्टेंसी नहीं है। मान लो उसका फेवरेट गेम है, हमें अपनी रिपोर्ट करके उसका टेस्ट करके पता चल गया कि ये लिसनर पर्सनालिटी है एंड ही इज मेंट फॉर दिस थिंग। मान लो वो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बना हुआ है, हमने आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास ज्वाइन करा दी, आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत इंजॉय कर रहा है, बिल्कुल फुल फ्लैज इंजॉय कर रहा है। फिर अचानक कुछ दिनों की उसके बाद में, मतलब क्लासेस के बाद में क्या करता है कि उसकी छुट्टी हो जाती है, आप किसी शादी में चले जाते हो या कुछ, 4 दिन का ब्रेक हो गया, वापस जब आओगे बोला तैयार हो लो बेटा तुम्हारी क्लास में जाना है, नहीं मम्मा आज मूड नहीं है जाने का। दे विल ऑलवेज डिनाई। ब्रेक जैसे ही लोगे उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों के बाद कहना ही कहना है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ये जो ना है ये अंदर से आएगा ही आएगा। एक अच्छा माँ बाप क्या करता है फिर कि ठीक है तेरा मूड नहीं है तो मत जा, एंड देन हम उसकी, यानी कि हमें यह पता होना चाहिए कहां उसको छोड़ना है, कहां उसको कुछ भी नहीं कहना है और कहां उसको नहीं छोड़ना। इस मोमेंट पे आप मत छोड़ो उसको कि ना जाना पड़ेगा, कह दिया ना चुपचाप खड़ी हो चल। ये वाली भाषा उनको एक्यूरेट समझ में आती है। अगर आप उनको बेटा उठ लिया करो सुबह बहुत बड़े हो गए, नहीं आता समझ, चलो उठो 6 बज गया तो अपना ये काम करो, एंड ही विल डू, नो प्रॉब्लम। और इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, रिश्ता भी नहीं टूटेगा बल्कि बनेगा। जितना क्लियर इंस्ट्रक्शन दोगे उतना रिश्ता अच्छा रहेगा, जितना मीठा मीठा बोलने की कोशिश करोगे उतना वेग स्टेटमेंट की फॉर्म में जाएगा। उसको ये नहीं आएगा कि मेरे को कह रही है कि नहीं क्योंकि चाहिए की फॉर्म में उसको समझ में नहीं आता, करना है कि फॉर्म समझ में आती है। और हो सकता है आपको दिन में 3 बार कहना पड़े, देन डोंट वरी, कह लो, क्या फर्क पड़ता है। इरिटेट होके मत कहो, एंजॉय करके कहो कि पता है कि हमको इसको कहना ही पड़ेगा, पता है कि हमको इसका नाम लेना पड़ेगा। एक दिन ले दिया, उस दिन कनेक्ट हो गया, अगले दिन नहीं लिया नहीं होगी, अगले दिन फिर लेना पड़ेगा भाई अपने को आज कुछ और कराया था, अगले दिन कुछ और कराना पड़ेगा। सो वी नीड टू गेट कनेक्टेड विद देम। इस तरह से आप उन बच्चों को ये बता सकते हो। तो ये अगर आप मान लो आपका स्पाउस है इस तरह का, तो भी आपको समझ में आ गया कि इसको नहीं आएगा समझ। बच्चा है तो भी, क्लासरूम में है बच्चा तो भी, एकदम क्लियर कट क्लियर हुआ आपको, उनकी एक्टिविटीज भी क्लियर हो गई। और जहां मैंने कहा सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन है, जहां मैंने कहा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वो रहेगी जो प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया। अगर आप अपना तरीका नहीं बदलेंगे उस बच्चे को आप सुधार तो नहीं पाओगे, बदल तो नहीं पाओगे, रिश्ता जरूर तोड़ लोगे अपना उसके साथ। कनेक्शन का इन बच्चों के साथ एक ही तरीका है, प्रिसाइसली बोलो, सीधा सीधा बोलो, करने को बोलो, कोई टेंशन नहीं है इनको। ताना मत दो, लेबलिंग मत करो, थप्पड़ मार लो उससे बढ़िया, कोई चक्कर नहीं, बुरा नहीं मानेंगे कभी भी आपका। कहते हैं ना फिजिकल पनिशमेंट, कोई दिक्कत नहीं है इनको। दे लव यू सो मच, मतलब वो इतना प्यार करते हैं हर किसी से। दे आर मेंट फॉर लविंग, मतलब सिंपली लविंग चाइल्ड होते हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, आप इसका एक और तरीका बताऊं मैं आपको, ये कभी भी अपने आप से रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं। पुराने टाइम में इनका क्या इलाज करते थे पता है बूढ़े क्या करते थे, इसका ब्याह कर दो ब्याह करते ही सेट हो जाता था बंदा।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है जब तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाला कोई है तब तक ये टोटली नॉन रिस्पॉन्सिबल है। आप एक बार बीमार हो जाओ, जितनी केयर करेंगे, टाइम से उठ के छोटे भाई को तैयार करना, सारे काम, सफाई वफाई, रोटी सब कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। मतलब जब तक ये सेकंड पोजीशन में है तब तक रिलैक्स है, जब तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाला है ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जब इन पे जिम्मेदारी आ जाएगी दे कैन डू एवरीथिंग। जैसे मैंने बोला, एक दिन मेरे पास मेरी यूपी से एक मेरी फ्रेंचाइजी थी, उन्होंने क्या किया, अपने पापा का हमसे टेस्ट कराया, एनालिसिस। तो मैं जब उनको समझा रहा था, काउंसलिंग जब हम कर रहे थे, तो मैं उनको बता रहा था, मैंने कहा ये तो ना बिल्कुल ही पंक्चुअल नहीं होते, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे चलते हैं। मतलब अगर 8 बजे बस आनी है तो 8 बजे तो अगले जूते पहन रहे होते हैं कि बस आ गई तुम्हारी, जल्दी चलो, दौड़ दौड़ो, आखिरी में जाके चढ़ते हैं। कहते नहीं सर, मेरे पापा जितना पंक्चुअल, रेगुलर और रिस्पॉन्सिबल आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इज दैट सो? हाँ जी। मैंने कहा इसका फिर एकमात्र कारण है, सिर्फ एकमात्र कारण, वो ये या तो तुम्हारे नाना जी आर्मी में होंगे या फिर वो बहुत जल्दी मर गए होंगे। बोले हाँ, मेरे पापा 13 साल के थे जब मेरे नाना गुजरे, सारे घर की जिम्मेदारी मेरे पापा पे आ गई। एंड नाउ ही इज द वेल सेटल्ड एंड वेल मैनेज्ड पर्सन बिकॉज ही वाज ऑन द टॉप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो कहते हैं लेवल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेबल में सबसे ऊपर बंदा है तो ही विल बी द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जैसे कि लिसनर पर्सनालिटी अगर हाउसवाइफ बन जाएगी, सबका ख्याल रखेगी, खुद का कभी नहीं रख सकती। दैट विल नेवर थिंक ऑफ हिम हरसेल्फ। इसी तरह से ये सबका ख्याल रख सकते हैं, खुद का नहीं रखते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली व्हेन दे आर ऑन द टॉप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट। तो इनको जिम्मेदार बनाना है। आप इनके लिए क्लास का मॉनिटर के तौर पे चेंज करते रह सकते हो, इसलिए आपकी ऐसी कुछ चीजें काम कर जाती हैं इन बच्चों पे कि जब आप जिम्मेदारी वाला वो काम देते हो ना तो वो ये सुधर गया भाई, वो आपको पता नहीं होता एक्सीडेंटली हुई है, कुछ में काम कर जाती है, कुछ में नहीं करती होती है। बट अब आपको क्लियर पता है कि इस वाले को देंगे तो ये इतना पक्का चेंज होगा ही होगा इसमें, कि ये वाली कैटेगरी का बच्चा है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? इन्होंने अगर कोई थॉट प्रोसेस अपना रखी है, उस थॉट प्रोसेस को छोड़ के बाकी जहां चाहो आप इनको मनवा सकते हो। इसीलिए अगर हम इनसे पूछते हैं कि तुम इसी तरह का लाइफस्टाइल रहते हो, कि हाँ, वहां पे हम बिल्कुल इंटरफियर नहीं करते, बाकी जगह समझा बुझा के उनको मना लेते हैं अपने हिसाब से। तो चाहे कोई रिलीजियस पॉइंट हो, चाहे कोई एकेडमिक पॉइंट पे आपका लाइफस्टाइल हो, वहां हम इंटरफियर नहीं करते, अदरवाइज चीजें समझ में आ जाती हैं। तो एज ए टीचर आपको इनको स्पेस देना पड़ेगा कि खूब सारे सवाल पूछें। एज अ पेरेंट आपको बहुत प्रेसाइज इनको बताना पड़ेगा कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना है। एंड इनको जितना ट्रेंड करेंगे उसके लिए आपको वो एनवायरनमेंट खुद बनाना पड़ेगा। यही कारण है कि मेरा बेटा 12 साल का हो गया, 13 साल हमारी शादी को हुए हैं, और हमने 13 साल में मियाँ बीवी दोनों ने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, क्योंकि हम हर रोज बात करते हैं। मैं उसको कभी नहीं कहता बेटे को कि तुम अपना होमवर्क कर लो। मैं पूनम से पूछता, पूनम तुम्हारा होमवर्क हो गया? और वो बैठा साइड में सुन रहा होता है, वो उठता है और अपना होमवर्क शुरू कर देता है। उसको नहीं कहना पड़ता आपको कभी भी। अगर इस बच्चे को कभी समझाना है, जैसे मैंने आपको बताया थी एक बात कि जब उसने कहा हम तो 5वीं में ही शुरू कर गए थे, वो जो लड़की वाली बात थी, मैंने और पूनम ने उस दिन उसका 1 घंटा हमने डिस्कशन किया कि यार कुछ बच्चे सेक्स को ऐसा समझते हैं, लड़की को ऐसा समझते हैं, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने बेटे को नहीं समझाया कि बेटा तुम ऐसे समझना। उन बच्चों को कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो आपस में बात करते हो ना, वो उसको लाइफस्टाइल के तौर पे अडॉप्ट कर लेते हैं। आपकी कही हुई बात वो कभी नहीं समझते, ये ध्यान रखना। अगर उसको ये कह के कि आजा तेरे से बात करनी है, तेरे को समझाते हैं कुछ, दैट विल नेवर एवर वर्क, कभी नहीं करेगा वो काम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी और से प्लान्ड बात कर सकते हो। बच्चा अगर उसमें खेल रहा है, कूद रहा है, लगता है कि यहां कांच की टेबल रखी हुई है और चोट लग जाएगी, नेवर आस्क हिम टू स्टॉप दैट डूइंग दैट।
फोन आ गया, अच्छा हाँ रीना कैसे, क्या हुआ, अच्छा क्या चोट लग गई बच्चे को, घर में खेल रहा था, अच्छा टेबल लग गई क्या, कितने स्टिचेज आए, इंजेक्शन भी लगे, हो अब तो हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा, सिर टूट गया पूरा, चल ठीक है उसको देखने के लिए आएंगे, फोन काट दो, उसको समझ में आ जाएगा। उसको मत कहो कि तू भी मत कूद नहीं तो लग जाएगा, नेवर एवर। जो चीज बताना चाहते हो किसी और का एग्जाम्पल दे दो, कहानी सुना दो, छोड़ दो। अगर कहानी सुनाने के बाद बेटा तुम भी ध्यान रखना, फिर समझ में आ जाएगा ये सारा ड्रामा मेरे लिए हो रहा था, तब काम नहीं करेगा। किसी और की कहानी चलने दो, उसको जिंदगी समझ में आ जाएगी। सो you never need to motivate him directly, you never need to ask him directly, just discuss the lifestyle of some other person and they will get to know कि उनको जिंदगी में क्या करना है, किन चीजों से अवॉइड करना है और क्या करना है। तो इसलिए आप मियां बीबी घर में किस स्टाइल में बात करते हो, आप दादा दादी के साथ कैसे बात करते हो, आप सोसाइटी के बारे में कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, आप क्या कहते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तब इतना अच्छा लगा, गाया कहता पापा आज तो ना मैं एडवांस का पेपर था मेरा मैथ्स का, मैं 2 क्वेश्चन छोड़ आया। क्या हो गया था, आता नहीं था या टाइम कम था? नहीं, पेपर भी आता था और टाइम भी पूरा था, आधे टाइम में पूरा हो गया। फिर क्यों छोड़ आया? यार मैंने सोचा साइबर, इंग्लिश, साइंस तीनों में गोल्ड आना है, सारे गोल्ड मैं ले लूंगा तो बाकी बच्चे क्या लेंगे। मैं उसको जफ्फी पाली, आंखों में पानी आ गया मेरे कि बेटा तू पार हो गया। अब नाउ आई एम, मतलब मेरे को अच्छा लगा कि नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ अदर किड्स ऑल्सो, बिकॉज वो मुझे रोज सुनता है बात करते हुए फोन पे या कहीं पे कोई वीडियो आ जाती है, तो वो इनडायरेक्टली मैं आपको कह रहा हूं, वो उसको सुन रहा है एंड ही इज गेटिंग द पॉइंट्स। जरूरत ही नहीं है उसको समझाने की डायरेक्टली। यू विल नेवर नीड एनीवन कि उसको सीधे सीधे बताए, सिर्फ अपने डायलॉग्स में, अपने लाइफस्टाइल में उसको पढ़ने की आदत डालनी है ना। पड़ोस के 2 बच्चों को उसके सामने लाके बिठा दो पढ़ने के लिए, थोड़ी देर में किताब अपने आप उठा के ले आएगा। आप अपनी किताब उठा के आदत डालो दोनों मियां बीवी बैठ के पढ़ने की, वो दब देखोगे 5 मिनट में ले आएगा। हाँ जी, हाँ ये वाला करता है, बाकी 3 नहीं करते, वो अभी आएंगे। हाँ, और एक बात, एक भी लाइन गलत नहीं है, एवरीथिंग इज टोटली। हाँ, कुछ चीजें अभी आपने ऑब्जर्व नहीं की, वो थोड़ी बड़ी होगी तब कर लेगी। हाँ 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 थीसिस लिखनी है और 3 व्हीलर पे लिखनी है। आज मम्मा 3 व्हीलर में लेकर आई तो कितने बंदे बैठे थे, सिनॉप्सिस लिखनी है। तो मैडम बहुत तेज हंसी, उन्होंने कहा अच्छा सिनॉप्सिस लिखनी है, लिख ली? बोली नहीं चैप्टर तैयार कर रही हूँ, अभी नहीं लिखूंगी। सेम डायलॉग, दैट विल कॉपी एवरी डायलॉग। वो पूरे दिन वही चीज सुनती थी, बिल्कुल वो उसी को ही उसने कॉपी किया। आप कुछ भी सुनाओगे, फोन पे जिस लहजे में बात कर रहे हो वो लहजा अपनाता जाएगा। काम करने का आपका क्या स्टाइल है, इफ यू आर कंप्लेनिंग तो आपको वो कंप्लेनिंग आदत डल जाएगी। जो भी जिस तरह की चीजें आप, जो भी लाइफस्टाइल आप अपना रहे हो, दैट द चाइल्ड विल फॉलो। तो स्कूल के अंदर आपको क्या करना है, ऐसे बच्चे अगर क्लास में हैं और उनसे रिलेटेड कोई चीजें हैं तो अब आप लिख के लाएंगे। मैम प्लीज 1 मिनट रुकिए। आप अपनी क्लास में अगर ऐसे बच्चे आते हैं उनके बारे में नोट करिए, लिखिए उनकी कुछ आदतों के बारे में, एंड जब हम इस पूरे खत्म करेंगे, जब लास्ट ट्रेनिंग, तब आप इनके बारे में मुझसे सवाल पूछेंगे। बीच में नहीं पूछेंगे क्योंकि हमारा 2 बजे तक का शेड्यूल था, तो 2:30 बज गए हैं। तो आई होप आज हम लिसनर तक ही करेंगे और नेक्स्ट मीटिंग में येट टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू वेरी मच। Are the key points that enrich our vocabulary and could make our day a happy one. Thank you, sir. My heartfelt gratitude to our principal, sir, first for making such an event a success in our school. My warm regards to Dr. Devinder for coming here, enriching our souls and minds, and a great career for us. I thank all the teachers, our in charge ma'ams, and everybody here for their support and the affection they gave to the seminar. Thank you all for coming here. Thank you.
आप सभी को एक बस 5 मिनट और लगाने हैं सिर्फ कि बिफोर बिगिनिंग दिस ट्रेनिंग और आफ्टर द फर्स्ट सेशन ऑफ द ट्रेनिंग जो आपने अपने अंदर जो चेंज या जो भी महसूस किया, आई विश कि आप एक पेज पर लिख करके आज की डेट के साथ आप सर को हैंड ओवर करेंगे, आप मुझे देंगे सर कि व्हाट वाज योर, आपको पूरा लिखना है, मतलब जितना हो सके, ऐसे नहीं कि सेशन वाज वेरी गुड, आप लिख दो नहीं ये वाली चीजें मिसिंग थी, यहाँ पे आपने बहुत बकवास करी, ये अपने को पसंद नहीं आई, ये अपने को पसंद, ऐसे करके जो भी आपका मन अंदर से कह रहा है जस्ट राइट ऑनेस्टली जो भी आपको लगता है, कुछ भी आपको फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, जो भी लगता है लैकिंग है उसको जरूर लिखेंगे आप और एक पेज पे लिख करके आप हैंडओवर करेंगे। अब नेक्स्ट जब हमारी होगी ट्रेनिंग तो हम उसमें मैं उसको कलेक्ट कर लूंगा जब भी टाइम लगेगा। दूसरा, बहुत सारे टीचर्स का आपका मेरे पास व्हाट्सएप नहीं आया था, हम जब पिछली बार मिले थे तो मैंने आपको कहा था, तो मुझे लगता है कि हम कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप बच्चों से कनेक्टेड चीजें मेरे को भेज दीजिए। क्या है कि जैसे सर ने हमें भेज दिया, स्कूल ने हमको भेज दी चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी पर्सनलाइज भी हो सकती हैं, यू कैन सेंड मी डायरेक्टली, फिर जब हम रेगुलर जब ट्रेनिंग होगी तो मैं उसको ध्यान में रख के उसको इंक्लूड कर लूंगा ऑटोमेटिकली। कई बार चीजें याद नहीं आती हैं तो ड्रॉप करके मैसेज छोड़ दीजिए, वो मैं पढ़ूंगा, वो मेरे बैक ऑफ द माइंड रहेगी, जब भी उससे कनेक्टेड बात होगी तो मैं उसको एड्रेस कर लूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब सोल्यूशन हो गया उसका। मैं चाहूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम, डेजिग्नेशन और स्कूल का नाम लिख के भेज दीजिए, ताकि और फिर अगर कुछ और दिमाग में आता है तो मैं आपको बताता भी रहूंगा, कुछ नई डेवलपमेंट आती है तो डायरेक्टली भी आपके पास आएगी, स्कूल के पास भी आएगी। हमें एनरिच करना है अपने आप को, जितना ज्यादा हो सके एक दूसरे के तजुर्बे एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं, वही रियल मतलब नॉलेज में समझता हूं जो हमें अगली पीढ़ी को देके जानी है। थैंक यू वेरी मच।